अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिडे शो में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ हमेशा की तरह देंगे नन अदर देन एसआर राना साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, अब तक 1 बजे तक क्या हुआ और क्या क्या हुआ मैं आपको बताते चलें कि अफसोसनाक ख़बर है। सबसे पहले अरशद शरीफ जो कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, उनका कत्ल हो गया है कीनिया में, और इस बात की तस्दीक की गई है उनकी अहलिया की जानिब से। जवेरिया सदीक उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा अपना एक साथी और बहुत अच्छा शौहर और बहुत अच्छा एक जो सहाफ़ी है उसको खो दिया है। इस तरह से उन्होंने तस्दीक की है और इन डिटेल्स ये बताया जा रहा है कि वो कीनिया में थे, नैरोबी हाईवे मगादी हाईवे पर थे नैरोबी में, जहां उनका गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी और गाड़ियों की चेकिंग में उनकी शनाख्त में गलती के ऊपर ना उनको गोली मारी गई है और इस बात की कीनिया की जो पुलिस है उसने तस्दीक कर दी है। सर, हुआ ये है कि जो मैंने अभी सारी डिटेल पढ़ी है उसमें ये कि बकौल कीनिया के पुलिस के उन्हें ये इत्तला मिली कि एक बच्चा जो है वो किडनैप हो गया है और जो मुलजिम है वो इस तरफ आ रहा है। तो मगादी हाईवे के ऊपर अब कीनिया पुलिस के मुताबिक उन्होंने जब गाड़ी रोकने की कोशिश की अरशद शरीफ की तो वो रुकी नहीं, तो उन्होंने शहीद कर दिया। अब इस पे मैं तो कोई उनकी शहादत पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगा और ये तफ्तीश से चीज़ें सामने आएंगी, बल्कि मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि इस हवाले से हमें कमेंट्स करते हुए ज़रा एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव। शख्सियत के हवाले से बात कर लेंगे, उनकी सहाफ़त के हवाले से बात करेंगे। इन पर्सन मैंने जितना भी उनको देखा, उनके साथ जब काम किया, नहायती शफीक इंसान थे, बहुत अच्छी सहाफ़त करते थे, बड़ा नपतुला बोलते थे और जब कहीं भी बैठते थे और वो लिटरली एक समा बंधाते थे और अपनी महफिल की वो जान होते थे। अरशद शरीफ एक प्रोफेशनल सहाफ़ी थे और जो एक ख़ास सहाफ़ी की खूबी होती है ना कि वो ख़बर को डिग करता है, तलाश करता है, उसके पीछे जाता है, उस तहकीक को करता है, वो सारा उसका हिस्सा रहे। और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के तौर पे अपनी एक शनाख्त जो है मुझे अच्छे से पता है कि मेरी जब बात हुई एसआर साहब को, मैंने जब बताया कि तो वो एक दुख का इजहार उन्होंने ऐसे किया कि वो एकदम से चेयर पर बैठ के उन्होंने कहा कि ये तो तुमने बात बताई है ना, उससे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके ऊपर बात क्या करूं। बात ये है कि देखें, ज़िंदगी और जो मौत है वो अल्लाह के हाथ में है जी, लेकिन जिस धज से अरशद शरीफ ने ज़िंदगी गुजारी, मैं समझता हूँ कि वो एक रोल मॉडल हैं। और मैं बड़ा ना इस मरहले पे मोहतात बात करना चाह रहा हूँ। हमें बहुत एहतियात से इस पे कमेंट करना चाहिए कि होगा ये कि हम इसके ताने बाने वो जोड़ने की कोई देखिए, अभी तो हकीकत में जो असल वजह क्या बनी है वो तो आई ही नहीं, आने वाले वक्त पे पता चलेगा, इसलिए इस पे कोई कमेंट करना बनता भी नहीं है। हाँ, उनकी सहाफत पे, उनकी शख्सियत पर, वो किस तरह के इंटेलेक्चुअल थे, वो क्या काम कर चुके और क्या काम करते रहे हैं, उसके ऊपर बात करना इसलिए भी बनता है कि उनको एक तरह से आप समझ रहे ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। अच्छा एसआर साहब, मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाह रही थी कि आपसे भी उनकी मुलाकात थी, आपने काम भी किया हुआ था। लास्ट आपकी मुलाकात क्या हुई थी उनसे, जरा हमसे शेयर करें। आखिरी बार जब अरशद शरीफ और मैं इकट्ठे हुए हैं तो हम वज़ीर आज़म हाउस इकट्ठे हुए थे, जब इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बुलाया था ख़त के हवाले से, तो हम साइफ़र के हवाले से, तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उनका आखिरी दिन था वहाँ पे, तो मैं अरशद शरीफ और कुछ और सहाफ़ी जो थे वहाँ मौजूद थे। तो अरशद से मेरी सलाम दुआ हुई और मैंने देखा कि अरशद स्क्रीन की निस्बत वैसे लाइव जो है वो ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था, मासूम सा, छोटा सा, और बड़ा लाइव और बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला, और दुनिया टीवी में भी हमारा साथ रहा। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन, आमीन। और वो एक
ऐसे नकूश छोड़ के गए हैं पाकिस्तान की सहाफ़त में जिसे मीट करना हर सहाफ़ी के बस की बात नहीं है। अरशद शरीफ ने सहाफ़त को जिस स्टेज पे लेके गए, जहाँ पे लेके गए, वो हर सहाफ़ी के लिए मुमकिन नहीं है। मैं जितना निसार साहब उनको वैसे जानती हूँ ना, बड़ा लॉजिकल बात किया करते थे, बड़ी तहम्मुल मिजाजी से। उनकी एक पर्सनालिटी का एलिमेंट ये भी था कि वो बहुत आराम से तहम्मुल से गुफ्तगू करते थे, अपना ठंडे मिजाज के आदमी थे। ठंडे मिजाज, हाँ, ठंडे मिजाज के आदमी थे। कोई ज़्यादा चीखो पुकार करके बात नहीं करते थे, आराम से बात करते थे। और गुफ्तगू में उनकी इतने अच्छा अंदाज होता था उनका कि अपनी बात वो इतने कम लफ्ज़ों में बहुत अच्छे तरीके से ना पहुँचा देते थे जी। तो ये अब 1 बजे तक हुआ है और अब नैरोबी में उनकी डेड बॉडी है, और कब तक मौसूल होती है, कब तक इतलात क्या आएंगी और क्या डिटेल्स आएंगी, अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। उसके अलावा 1 बजे तक क्या क्या हुआ वो हम आपके करते चलें कि इस्लामाबाद में जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाअहली की भी दरख्वास्त पर जो थी वो समाअत हुई है, और उसके साथ इमरान खान की नैब तरमीम के एक्ट के हवाले से एग्जैक्टली हुई है। इसके ऊपर हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि 2 समातें हुई हैं आज। अच्छा, उसमें आज की जो दिलचस्प बात है ना, जो हम तक पहुंची है, उसमें अदालत ने रिमार्क्स दिए जब उनके वकील ने इमरान खान के कहा कि जी आप ये जो अबूरी फैसला है इसे आप नल वाइड करार दें, तो उन्होंने कहा कि जनाब अली आप किस बात की वजह से, किस कानून के तहत इमरान खान के लिए ये प्ली ले रहे हैं, जबकि वो तो सिर्फ एक निशिस्त की हद तक जो है वो नायल हुए हैं, और अगर वो दोबारा लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। अच्छा, अब इस जुमलों के बाद तो ऐसा लगता है कि वो जो हम जब से इलेक्शन कमीशन का फैसला है और अब तक ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज हैं, इसमें क्लियरिटी नहीं है, नहीं, समझ भी नहीं पाए ना। वफाकी वजीर तारड़ साहब का ये कहना है कि जी वो 5 साल के लिए नाअहल हुए, ठीक है। जो पीटीआई के वकला हैं उनका कहना है कि जी उन्होंने इस असम्बली तक की मुद्दत के लिए किया। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात की वो सबसे डिफरेंट, उन्होंने कहा कि जी एक निशिस्त के ऊपर इमरान खान जो हैं वो नाअहल हुए हैं, तो इसका तो मतलब है कि अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि जो बाकी निशिस्तें हैं उनकी क्या हैसियत है, अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहें तो क्या हैसियत है। और ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि जैसे ना एक धुंध में लिपटा हुआ फैसला है, और इस फैसले की खुद तोजी और तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी नहीं कर रहे। होना ये चाहिए था कि इस पर फौरी तौर पर जो फैसला है उसको क्लियर एक उसका वर्शन आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि इमरान खान की जो नाअहली है वो कितनी मुद्दत के लिए है, इमरान खान की नाअहली जो है वो क्या एक निशिस्त के लिए है या तमाम निशिस्तों के लिए है, और क्या इमरान खान अब अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। बल्कि मैं तो अगर मेरे प्रोड्यूसर सुन रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी हम वकील और माहिर कानून से बात करें, उनसे इन सवालों के जवाब दें। 3 दिन के अंदर, 3 रोज़ के अंदर अदालत की जानिब से हिदायत क्या दी गई हैं वो भी बता दें नाज़रीन को। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान तो बिल्कुल ही नाअहल हो गए। अच्छा, विफाकी वुज़रा का वर्शन सुने, हाँ जी, तो उसका मतलब होता है कि वो 5 साल के लिए हो गए और वो अब तो वो अब इलेक्शन भी मिले। अगर हम पीटीआई के वकला का वो लें वर्शन, तो वो ये कहते हैं कि जनाब अली उन्हें एक मुद्दत के लिए इस असेंबली के लिए, लेकिन अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुने तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो तो ये कह रहे हैं, अच्छा मेरे ख्याल से जो डिफरेंट भी है और उनका वाजे ही होगा, यहाँ ही से वाजे हो गया है कि एक्चुअली मतलब आया क्या है, रिजल्ट क्या आया है। हाँ, लेकिन अभी इसमें भी बात ये कि जब मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान रिमार्क्स देते हैं तो वो कुछ और होते हैं, लेकिन जब फैसला होता है वो कुछ होता है। वो तो गुफ्तगू है, गुफ्तगू में तो आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब अदालत फैसला देती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो रिमार्क्स उसने दिए हों वो भी फैसले का हिस्सा होते हों। फैसला कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि फैसला तो एक सफ़र के बाद एक मंजिल पे पहुंचना है ना, तो मंजिल पे पहुंचते पहुंचते रास्ते में आप कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। अच्छा, लेकिन निसार साहब कंफ्यूजन किस चीज़ की है? मतलब एक निशिस्त के ऊपर उन्होंने तो वाजे कर दिया, अब कंफ्यूजन किस चीज़ की बिल्टअप हुई हुई है? कंफ्यूजन ये हुई हुई है कि क्या इमरान खान साहब की जो नाअहली है उसकी मुद्दत क्या है। हाँ, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या वो 5 साल के लिए हुए, क्या वो इस असम्बली की मुद्दत तक के लिए हुए, क्या वो एक सीट के लिए हुए। अब ये सारी चीज़ें हैं
जो वक्त आने के साथ बढ़ेगी। लेकिन नहीं, लेकिन निसार साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान को खुद भी पता है कि वो कितनी देर के लिए नाअहल हुए? एक्चुअली तो मुझे तो यही हंसी आ रही है कि वो भी शायद अभी नहीं मैं बताऊं, इमरान खान पे तो पिछले दिनों से जितने मुकदमात बने हाँ ना, जी। उन्हें खुद नहीं पता कि हुआ किस हो मुकदमे क्या रहा में है। उनके साथ हो क्या रहा है। मेरे नाल हो ही रही है हाँ, वाला हो साहब, की हाँ रही। जी। लेकिन ये है कि डेफिनेटली अगर अदालतें काम कर रही हैं तो आई होप कि जल्द या बदेर ये जो धुंध है ये छट जल्दी छट जाएगी। जाएगी। इमरान खान का जो आज दूसरा केस है इमरान खान नेब के तरामीम मामलात का, में वैसे देखा जा रहा है बड़ा तेजी से मामलात जो है निपट जा रहे हैं और हो रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन इमरान केसेस आ खान ने रहे जो हैं। डेडलाइन दी है जुमेरात और जुम्मे की, एग्जैक्टली, उससे पहले ही अगर कुछ होता है तो होना चाहिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि मामलात को सड़कों पे लाने के बजाय आप बैठ के मसले का हल तलाश नहीं, करें। क्योंकि और नाजरीन आपको पता है कि इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि इंतखाबात की तरफ जाएंगे, इसीलिए मैं फ्राइडे या थर्सडे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इमरान खान के ऊपर एक प्रेशर तो है कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। ये मेरी जो अपनी ज़ाती सहाफ़ती कैलकुलेशन है कि इमरान खान वो ऐलान नहीं करना चाहते। अच्छा, बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने परसों जब उन्हें नाअहल करार दिया तो रात को उन्होंने एक मैसेज दिया कि जो लोग एहतिजाज कर रहे हैं वो एहतिजाज ख़त्म करें और अपने घर चले जाएं। ठीक है ना। इमरान खान भी ये समझते हैं कि अगर क्या कहते हैं वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं तो खून खराबा भी होगा, कारकुनों को भी नुकसान होगा। Exactly. और मुल्क की सूरत-ए-हाल को भी नुकसान होगा। एक वो ऑलरेडी मुकदमा भुगत चुके हैं तोड़-फोड़ का, ठीक और है वो ना? फिर दोबारा और फिर हुआ। उसके ऊपर Exactly. आपको याद हो वजारत दाखिला ने इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी ये दी थी कि इमरान खान फिर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, जबकि इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जिस पे अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि अभी उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया। तो इमरान खान उनकी जानिब से भी कहा गया था कि हम बड़ा पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये कि इमरान खान पे बड़ा प्रेशर है, उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं, जबकि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जाना चाहते। तो मैं बेहतर ये मेरी ज़ाती सजेशन यही है कि आप जुमेरात से पहले आप जो मुल्क की संजीदा क़ुव्वतें हैं उन्हें भी इसमें सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि हम तो खुद तबाह हाल कौम है और हम फिर एक नई तबाही की तरफ जाएं, बेहतर ये होगा कि हम बैठ के कोई मसले का हल निकाल लें, और निकलना भी चाहिए। अगर इमरान खान के पास अवामी अक्सरियत है तो फिर, और अगर मौजूदा हुक्मरान ये समझते हैं कि वो उनकी भी जड़ें अवाम में है तो फैसला हो जाना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। ठीक है नाज़रीन, टॉप स्टोरीज़ में मज़ीद भी स्टोरीज़ हम शामिल करेंगे अपने मिड डे शो में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन टू द मिड डे शो। अब 1 बजे तक क्या क्या हुआ वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और अब की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रही हैं। वहाँ अपने हम मनसब से मुलाकात होगी। उनकी जो खुशाइन बात है वो सरमायाकारी के कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। बड़ी खुशाइन बात है। उनकी वहाँ पे जो मुलाकात है वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से भी है, बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। और इसको अगर आप इस तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान को जो आने वाले मुआशी चैलेंजेस है उसमें डेफिनेटली सऊदी अरब माजी में भी हमारे साथ खड़ा हुआ है और एक भाई के तौर पे उसने हर मरहले पे हमारी मदद की। लेकिन इस मौके पे वो एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे जहाँ पे सरमायाकारों को कोशिश हम ये करेंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ आएँ, और डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब एक अच्छा पैकेज वहाँ से लेके आएंगे। फिर हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें सऊदी अरब के जो 3 अरब डॉलर हैं जो हमने एक डेफिसिट कह रहा हूँ डिपॉजिट के तौर पे रखे हैं, तो उनको दावत पे बुलाया गया, ये भी बड़ी एक वो आएंगे, उन्हें दावत दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की जो एफ़र्ट है वो ये है कि जो आने वाले मुआशी चैलेंजेस हैं उसमें सऊदी अरब पहले भी हमारे साथ खड़ा है लेकिन वो थोड़ा सा और हमारे साथ कोऑपरेट। अच्छा इसार साहब, इसी के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं सलमान अली अवान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मज़ीद उन्हीं से पूछते हैं कि इस दौरे के हवाले से उनके पास क्या डिटेल्स हैं। सलमान बताइएगा क्या क्या अमूर जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे इस मुलाकात में, क्योंकि बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है और वो कॉन्फ्रेंस पर भी जा रहे हैं जो कि सरमायाकारी की, और वो एक बड़ा खुशाइन सा सिनेरियो लग रहा है।
जी बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। उनका ये दूसरा दौरा होगा सऊदी अरब का। जब उन्होंने ओथ लिया था उसके बाद अप्रैल में भी वो सऊदी अरब गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो माजी की हुकूमत या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में हमें कुछ इश्यूज की वजह से हमें सर्दमोहरी का शिकार दिखाई दिए। अभी इस दौरे के जो प्राइम मिनिस्टर का आज से दौरा शुरू हो रहा है, बुनियादी तौर पर ये 2 रोज़ा सरकारी दौरा है और उसका बुनियादी मकसद प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से यही बताया गया है कि सऊदी अरब में एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की नुमाइंदगी। सलमान, हम ये चीज़ें कर चुके हैं डिस्कस। हमें ये बताइएगा कि कौन कौन जा रहा है वज़ीर आज़म के साथ? जी बिल्कुल, अभी जो पीएम ऑफिस है उसकी जानिब से डिटेल्स जो अब से कुछ देर पहले जारी की गई, उसमें ऑल्दो डेलीगेशन की बात तो नहीं की गई, लेकिन जैसे कि हमने बात की कि ये एक सरकारी दौरा है और इसका बुनियादी मकसद प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो उसमें यकीनी तौर पर हम तवक्को कर रहे हैं कि सरमायाकारी के हवाले से जो मुतल्लिका हकाम है, वुज़रा हैं और ख़ास तौर पर ये पेट्रोकेमिकल के शोबे के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से एक बात की जा रही है। सरकारी ज़राए का ये कहना है कि एक ताउन बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सामने आ सकता है और इसमें पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब एक जदीद तरीन ऑयल रिफाइनरी और एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी बात होने जा रही है इस दौरे के अंदर, क्योंकि वादी में भी हमने देखा। बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू सो मच। एक चीज़ आपको सलमान अली वान थे, काफ़ी डिटेल्स के साथ ये बात करते हैं। आपको याद होगा जब शाह सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो उन्होंने एक बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था और उसमें ग्वादर के अंदर जो है 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसके ऊपर सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। और उसके बाद वो ऐलान के बाद वो मामला बावजूद वैसे ही रहा जैसे अभी सलमान बता रहे थे कि कुछ सरमोरी भी आई और कुछ और भी मामला हुए, कुछ जो हमारा ग्वादर की जानिब जो और सीपैक की जानिब था हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया, तो और जिससे चीन भी थोड़ा नाराज़ हुआ हमसे और चीन ने भी नाराज़गी का इजहार किया था। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों में सऊदी अरब ने जो ग्वादर में इन्वेस्टमेंट का कहा है ना, उसके अंदर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी वहाँ लगनी है। अगर हम वो लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझिए कि रोजगार के मौके अपनी जगह, लेकिन पूरी दुनिया जो है उसको हमारी जानिब मुतवज्जा होना पड़ेगा ऑयल रिफाइनरी के बाद। और हमारे यहाँ जिसे कहना चाहिए कि ऑयल क्राइसिस पे भी हमें मदद मिलेगी। फिर ये कि दूसरी चीज़ ये कि हमें जो दुनिया की मुसाबकत है ना पेट्रोलियम के हवाले से, उसमें भी हमें काफ़ी सपोर्ट होगी। और फिर डेफिनेटली जब सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा तो फिर वो उसकी इन्वेस्टमेंट को लुक आफ्टर भी करेगा। बात है, सुन के ही बड़ी दिल को तसल्ली और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, तो कोई और भी मतलब आई होप सो कि इस दौरे में एक ब्रेक थ्रू होगा और हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं पूरी कौम की वो वज़ीर आज़म के साथ है। ज़ाहिर है वो जा रहे हैं, पाकिस्तान का पैगाम लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। सियासी बहस अपनी जगह पे, लेकिन जो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है कौम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, उनकी दावत पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी चीज़ और खुशाइन बात तो होगी। सरमायाकारी ऊपर से कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। बात बताओ, दावत से तुमने मुझे कहा था कि जनाब अली आप किसी दिन आते हुए मेरी दावत के लिए यहाँ से नाश्ते का, आज भी मैं भूखा आया हूँ कि ये लबीबा ने मुझसे वादा किया था दावत का, तो ये मतलब कैसी दावत पे आप जनाब अली भूल जाते हो? के साथ। अच्छा, अभी जैसे ये स्टार्ट खत्म होगा ना फिर आपको मैं दावत शुरू होगी, पेट पूजा आपकी पूरी भरपूर किस्म की होगी। ऑन स्क्रीन तुम वादा कर रही हो कि पेट पूजा होगी। एग्जैक्टली, चले। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं और जजेस तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत होने जा रहा है और उसकी डिटेल्स जो हैं आप थोड़ी बहुत ले लें और फिर उसके बाद हम अपने कोर्ट रिपोर्टर फैसल साही उनसे भी पहले फैसल साही से इंफॉर्मेशन। फैसल साही, आप सुन पा रहे हैं हमें? फैसल, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, जैसे ही हमारे यहाँ अच्छा, अब ये जो जजेस तकर्री केस है, अब जैसे ही हमारा राब्ता बहाल होगा हम उनसे फैसल साही से भी डिटेल्स आप तक पहुँचाएंगे। अब तक मैं ज़रा इसार साहब से कहती हूँ ज़रा आज बड़ा जुडिशल कमीशन का इम्पोर्टेंट इजलास है और माजी में जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई थी और फिर उसके बाद ये सिर्फ ऑडियो लीक सियासतदानों में नहीं होती, ऑडियोज़ भी रिलीज़ हुई और भी बहुत कुछ हुआ और बाद में जजेस ने
उस इजलास के जो मिनट्स थे। आपकी मुस्कुराहट और खुशी उस खाने के ऊपर तो नहीं है कि आप इस बात के ऊपर बस हंस रही हैं? बता दें मुझे, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई हूँ कि आप हंस रहे हैं, खाने के ऊपर तो ना खुश हो गए? मुझे पता है हंसी किस बात पे आई है, मुझे आई है कि हम बतौर कौम ऐसा लगता है जैसे हम छोटे बच्चे मुख्तलिफ खेल खेलते ना, उस तरह मैच्योरिटी के बगैर जो खेल होते ना, वो उस पर मुझे हंसी आ रही थी। मैं जरा मोहतात बोलना चाह रहा था कि अगर जुडिशल कमीशन का इजलास भी नॉन सीरियस हो जाए और क्या हो? उसमें भी कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाए तो फिर पीछे क्या रह जाता है। exactly. तो आज का जो इजलास है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और जनाब अली इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के 4 जजेस जो हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उनके नामों पे गौर होगा। इस हवाले से इस्लाम जो सोशल मीडिया है उसमें तो बहुत कुछ चल रहा है एग्जैक्टली कि जी क्या हो रहा है, पॉप अप होना शुरू हो जाती है, कोई खबर आए ना अपने अपने तज्जिए अपने तबसरे स्टार्ट हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया ऐसे खपाखप भरता है कि आपकी सोच हो। अच्छा नहीं मैं उसमें अच्छा कभी कभी मजेदारी वाली बात ये होती है कि कभी कभी हंसते हंसते भी बड़े मजे की बात हो जाती है। नहीं उसमें दिलचस्प बात बताऊं, सोशल मीडिया ना एक ऐसा समुंदर है जिसमें आप कुंडी डाल के बैठ जाएं, लकीली अगर सही वाली मछली हाथ आ गई तो ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से आप अपने वो फैसल साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल फैसल साहिब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आई गेस इनके सिग्नल्स का कोई थोड़ा इशू आ रहा था। फैसल आप हमें सुन पा रहे हैं? जैसे ही सिग्नल इश्यूज ठीक होंगे आप जरा हंसते हंसते बात बता दें मुझे। सोशल मीडिया की बात कर रहा था। सोशल मीडिया पे ना इंफॉर्मेशन तो बेतहाशा है, लेकिन अलमिया ये है कि ये इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन के बीच में छुपी होती है। डिसइंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो असल खबर होती है वो दब के रह जाती है, या फिर जो जीरक आंखें होती हैं वो उस खबर को तलाश कर। अच्छा 4 जजेस के नाम पर गौर किया जा रहा है जुडिशल कमीशन के हवाले से, वो भी जरा बता दे जरा। 4 जजेस के नाम पे गौर हो रहा है और लोग अपने खबरों की चिड़ियां उड़ाते हैं, आप तोते उड़ा लें। हाँ नहीं वो जिनकी चिड़िया है ना आप तोते उड़ा लेना। अच्छा वो चिड़िया भी मुझे कोई आपको अच्छे करैक्टर की नहीं लगती। अच्छा हाँ हर जगह पहुंच जाती है। हाँ नहीं वो वैसे भी वो हमारे क्या कहते हैं सेठी साहब को ना बाज़ औक़ात ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देती है जो बाद में पता चलता है कि ये पहले तहकीक करो कि चिड़िया ने क्रेडिबिलिटी की है अपनी। एग्जैक्टली ठीक है ना, उस चिड़िया की क्रेडिबिलिटी भी बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल नहीं, हम लोग अपने तोते उड़ाएंगे और बिल्कुल जो हमें पता होगी बात का तस्दीक शुदा होगी हम उसके तोते उड़ाएंगे। जो देखे मैं आपको बताऊँ, मुझे एक सहाफ़त में एक उम्र हो गई इसी में, और मैं एक अखबार का एडिटर हूँ, तो जो रिपोर्टर होता है ना उसके लिए हर खबर बड़ी होती है। इसी तरह जो एनालिस्ट हैं टीवी के उनके लिए भी हर खबर बड़ी होती है। अच्छा क्योंकि हमारे यहाँ कोई ज़ाब्ता या इस्लाक तो है नहीं, और स्पेशली उस वक्त जब वो ब्रेक कर रहे हैं तो वो जो आप जो मर्जी कह दें, या तो कोई ऐसा ज़ाब्ता इखलाक हो कि आप जो कह रहे हैं उसको साबित भी करें। हाँ जी ठीक है ना, और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो चूंकि पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा कानून नहीं बना, और यही वजह है कि नहीं सार साहब को लगता नहीं कि कानून बनना चाहिए कि हर इस तरह बगैर तस्दीक किए हुए कोई भी खबर दी गलत उस सहाफत के उस ज़मरे में आता है कि सहाफ़ियों पे खुद नजम सेठी साहब पे एक दफ़ा उन्हें बोरी में डाल के ले गए थे। अच्छा तो सहाफ़ी तो एक अरसे से, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, इनको तो फेस करना पड़ता है लोगों को। ठीक है ना, तो मैं बात कर लूँ तो जो सहाफ़ी है ये उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है। देखें ना कुरान पाक में भी अल्लाह यही कहता है कि जब आपके पास कोई खबर है पहले उसकी तस्दीक कर लो आगे बढ़ाने से पहले। ठीक है, हमारे यहाँ जो रेटिंग का चक्कर है ना और ब्रेकिंग का चक्कर है पीछे, और उसमें हम अच्छा हर चैनल इलेक्शन के ऊपर एक लतीफ़ा सुनना कि हर चैनल कहता है कि हमने अपनी वो रखी सबसे पहले इस खबर। एग्जैक्टली तो ये हमारे फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल से जानते हैं। फैसल बताइएगा जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, कौन से 4 जजेस हैं जिनके नाम पर गौर किया जा रहा है? फैसल आपको आवाज आ रही है?
आज भी लगता है फैसल की चलें, तस्दीक मेरा जो है ख्याल ना है कि हम तक फैसल- पहुंच हम तक नहीं पहुंच नहीं पाएंगे मेरी उनके बात- सिग्नल्स। ऐसा करते हैं, आप ब्रेक लें, मैं जाके ना इस्लामाबाद फैसल का फोन ठीक करके आता हूँ। Exactly, तो ठीक आप है। एक ब्रेक लेना, फिर मैं जाता हूँ जी ठीक है इस्लामाबाद। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, कहीं भी ना जाइएगा। वेलकम बैक टू द मिड डे शो नाजरीन, और अब हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से। सर, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 में ऐसे करके ना अमन मिशन में कदम रखा था, ऐसे करके ऐसे ऐसे कदम करके रखा था। ऐसे करके तो- रखा था। और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था तुम आए तो आया, मुझे याद, गली में आज चांद निकला है ना, एग्जैक्टली, चांद निकल आया था ना अक़वाम चांद मुत्तहिदा निकल का। आया था, चंद चढ़ाता सी चंद चढ़ाता थी, ठीक है, बल्कि चंद चंद सामने आ आ गया गया सी, है सी, ना। हाँ। अच्छा देखो, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना, अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई थी इसलिए कि जो पूरी दुनिया के मसाइल हैं और तनाज़ात हैं, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठे और उन तनाज़ात को हल करे। ये बन गई। पहले, इससे पहले जो एक अटैम्प्ट हुई थी वो नाकाम हो गई, और इसके बाद ये यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का रोल वही है जो गाँव में किसी वडेरे की जानिब से लगाए हुए SHO का होता है। उसने सिर्फ वो करना है जो उसके ऊपर बैठे हुए वडेरे हैं वो कहेंगे। लाइक अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलाने में नाकाम रही है। अच्छा नहीं, लेकिन सर अमन मिशन को कायम रखने के लिए हम लोगों ने अपनी अफवाज के हमरा वो बड़े कुछ और चीज़ है। अमन बहुत मिशन के लिए अमन मिशन के लिए अपनी हमारे सपूत तो कुर्बानियां देते हैं वहाँ जाके। की हैं, बेहतरीन किस्म अभी की। मेरा ख्याल है मोस्ट रिसेंटली कांगो में हमारे एक मेजर शहीद हुए थे, कांगो एक में जो हाँ एग्जैक्ट जी। जगह। अच्छा, अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल था वो रोल ये था कि वो छोटे ममालिक खुसूसी तौर पे उन्हें जंग से बचाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी ये किरदार अदा नहीं किया। अब मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, क्या किसे नहीं पता कि जेनोसाइड हो रहा है वहाँ? किसे नहीं पता भारत में जेनोसाइड हो रहा है? किसे नहीं पता फ़लस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है? किसे नहीं पता कि शाम में गरीब मुसलमानों को मारा जा रहा है? इराक में एक झूठा प्रोपेगेंडा करके आपने कहा कि जी वहाँ पे कीमियावी हथियार हैं और आपने हमला कर दिया, सद्दाम को मार दिया, ईंट से ईंट बजा दी, वो खूबसूरत तरीन मुल्क जो है खंडर बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जो है गूंगे बहरों की तरह वो चुप करके देखते रही। हमारी तरफ से, हमारी जानिब से बहुत सी क़यादत गई है अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहा गया है कि कश्मीर का मसला है, हमारा मसला है, उसके साथ हल किया जाए, लेकिन फिर भी। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाएं कि जो सलामती कौंसिल है उसमें वीटो का हक है हाँ जी। इन ममालिक को, यानी ये जो चीज़ इनकी मर्जी की होगी वो होगी, नहीं तो वो वीटो कर देंगे। ठीक है, यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान, कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। अच्छा, फिर जितनी मुसलमानों पे पूरी दुनिया में जुल्म व ज़्यादती हो रही है, ठीक है, आप तैमूर में तो एक रात में ऐलान कर देते हैं कि जनाब वो कर दें रेफरेंडम, ठीक है, और कश्मीरी मर गए वहाँ पे, गलियां सुर्ख हो गई उनके खून से, जेलें भर गई, और उसके बाद 14 साल तक की उम्र के बच्चों को, कश्मीरियों को उठा के भारत की जेलों में, तहाड़ जेल और फला जेल वहाँ पे जाके। अच्छा नहीं, आप सीरियस बात कर रहे थे, आपने तैमूर का नाम लिया, मुझे लगा अब लगा कि आपकी और तैमूर की जो लड़ाई होती है उसके बीच में, मैंने कहा आपके और तैमूर के दरमियान जो रेफरेंडम हुआ था ना, वो तो अब रेफरेंडम कायम रहेगा सारी जिंदगी के लिए, वो तो आगे पीछे नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप की तौबा के उस रेफरेंडम से हम हिल भी नहीं सकते, ठीक है ना। तैमूर साहब ये सुन ले, मैंने आपका केस पूरी तरह लड़ दिया, ठीक है, और जो रेफरेंडम कौन सी तारीख को हुआ था? 13 दिसंबर को जो रेफरेंडम हुआ था, और जिसमें आप वाज़े अक्सरियत से जीत गए थे, ठीक है ना तैमूर साहब, उसकी 13 दिसंबर की तो एडवांस मुबारकबाद। लेकिन ये कि ये रेफरेंडम हमारी दुआ है सारी जिंदगी कायम रहे। तो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना, ये बस ऐसे ही है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी ये है कि
नेक्स्ट स्टोरी पे बात ज़रूर करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा टाकरा था, हाई वोल्टेज का टाकरा था और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से दिल मेरा बड़ा मुर्दा है इस बात को, मेरा दिल नहीं था करने को, लेकिन अब जाहिर बात है वो हुआ, अपडेट तो हुआ है तो अब कर। सर जी, जीता जताया मैच, गल सुन ले जज्बात मैं समझ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें कहते ही मलके जज्बात हुआ है ना, इसलिए देखो बात ये कि ये क्रिकेट है, ठीक है, ये कोई कुफर इस्लाम की जंग नहीं है, ये खेल है। हाँ खेल है, जाहिर सी और हमारा जो विकेट कीपर है, क्या नाम है उस बच्चे का, वो बड़ी खूबसूरत उसने एक दिन प्रेस टॉक में बात की, उसने कहा कि जिस दिन ऑस्ट्रेलिया मेहनत करता है, ठीक है, तो उस दिन वो जीतता है, क्योंकि अल्लाह इस तरह नहीं करता कि जी मेहनत आप कर रहे हैं तो वो चाहे तो जो मर्जी अता कर दे, वो अल्लाह ताला की खुदाई जो चाहे अता कर दे। ये बात मानने वाली है कि पाकिस्तान ने कल एक मुश्किल जो टारगेट था उसको और मुश्किल बनाया, लेकिन जो लड़का है ना, सुने प्लेट में दे दिया, नहीं दिया, मैच पूरा नहीं दिया। वहां पे कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो अभी तक डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया। मिसाल के तौर पे एक चीज कोई डिस्कस नहीं करा, मैंने पढ़ी है, अभी इसकी तस्दीक भी करते कि जब उसने शॉट मारी हमारे वन डाउन जो लड़का आया था, हाँ जी। तो वो जाके लगी ड्रोन को, हाँ लगी, ठीक है, exactly. ड्रोन को लगी तो नो बॉल कह दिया गया। कैप्टन ने वो 2 रन इन्होंने भाग के ले लिए, तो इंडियन कैप्टन ने अंपायर को कहा कि जी इसे डेड बॉल करार दें क्योंकि ड्रोन को लगी 2 रन वो कम हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये नहीं कह रहा कि विकेट पे जब वो बोल्ड हुआ है तो उसके बाद उन्होंने 3 रन लिए, कानून ये कहता है, लेकिन कानून ये कहता है कि इतने हाई वोल्टेज में उसमें जो नो बॉल दिया गया उसका रिव्यू लेना चाहिए था, ठीक है ना, वो ज़रूरी था। खालिद साहब अब हमारे साथ लाइन पे, खालिद साहब पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं, क्रिकेट पे एक अथॉरिटी हैं। खालिद साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हम कल क्रिकेट कराची और कह रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात कर रहे हैं, और मेरा कहना यह था कि खेल है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन सर बहुत डिस्कस हो रहा है वो नो बॉल जो अंपायर ने दिया, और वो लेग अंपायर को देना चाहिए था जबकि मेन अंपायर ने दिया, गंगूली के कहने पे दिया। तो सर इस पे ये क्या सोशल मीडिया का पेट भरा जा रहा है या वाकई कोई बात तो है इसमें, टेक्निकल कोई बात है इसमें कि नहीं? बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अक्सर वो बेशतर वो बातें कह दी जो मेरे कहने वाली थी, तो अब मेरे कहने को बहुत कुछ थोड़ा बचा है। आपने मसलन बड़ी खूबसूरत बात की कि ये क्रिकेट का मैच है, कोई कुफर और इस्लाम की जंग तो है नहीं है, तो इसको इसी जज्बे और इसी स्पिरिट में लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो ये स्कोर था हमने किया 159 जो रन से 159, वो कुछ कम थे, इसलिए कम थे कि जो विकेट है वो बैटिंग के लिए साजगार थी, वहाँ पे कोई ऐसा खास खराबी नहीं थी। एक बुनियादी चीज़ तो है जो ऑस्ट्रेलियन विकेटों में होती है कि उनमें बाउंस भी होती है और पेस भी होती है। कल जो मेलबर्न की विकेट थी उसमें भी बाउंस काफ़ी नज़र आती थी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो बैट्समैन जो आती हैं पाकिस्तान की विकेटों में और शारजा दुबई की विकेटों पे खेलने के, वो आमतौर पे वो घुटने तक गेंद होता है, वो बड़े मज़े से उसको ड्राइव भी करते हैं, वो बड़ी ऊंची हिट भी मारते हैं। तो ये जब वो हिट मारने जाते थे तो अक्सर वो बेशतर वो गेंद जो था घुटने की हाइट से ऊपर उठ रहा होता था, और इसी में आपने देखा होगा कि मिस हिट्स भी हुई, उसी में कुछ कैच भी हुए और सारी चीज़ें हुई। तो ये तो फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, मुझे याद पड़ता है। अच्छा सर, क्या कल एक बॉलर कम नहीं महसूस हुआ? हमें एक रेगुलर बॉलर कम नहीं हुआ? नवाज आखिरी ओवर में बहुत बौखलाए हुए थे। बॉलर कम नहीं था, 3 मीडियम पेसर्स हम खिला रहे हैं, बहुत कम टीमें ये खिलाती हैं, फिर 1-2 ऑलराउंडर्स होते हैं जिसमें आप, और बेहतरीन हमारे पास ऑलराउंडर था शादाब, उसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, और नवाज ने भी कोई खराब। लेकिन सर बाबर आजम की जानिब से खुद कहा गया कि फिनिशिंग हम ठीक नहीं कर सके, हम पहली इनिंग्स में हम स्कोर जितना चाहिए था वो हम नहीं कर सके, ये मानना पड़े। मैं समझता हूँ हमारे बैट्समैन ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे ऑस्ट्रेलिया की इन विकेटों के लिए जो वहाँ से बाउंस। लेकिन सर आप ये भी तो देखें, बिग बैश खेला हुआ है उन्होंने और 3 दफा खेलकर आ चुके हुए। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ खेला हुआ है, उनको इस पिच के हवाले से काफी नो हाउ था। यहाँ तो हारिस रऊफ ने उसका मुजाहरा अपनी बॉलिंग में भी तो किया था ना, वो
वो इतना हैट्रिक की थी। बॉलिंग हौसला कर रही थी, लेकिन सर आखिरी 2 बॉलों पे छक्के खा के स्वाय आखिर में 2 छक्के उन्होंने खाए हैं। वो अच्छा सर, वो जो रिव्यू वाला इशू है, और वसीम अकरम का भी ये कहना है कि अंपायर को नो बॉल करार देने से पहले रिव्यू लेना चाहिए था, और इस पे हमारे कप्तान ने भी खासी बहस की। तो सर आप पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, क्या अब इसकी कोई शिकायत बनती है या बस निकल गया मैच, खत्म हो गया? नहीं, शिकायत तो बिल्कुल बनती है। सब स्टैंडर्ड अंपायरिंग थी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नो बॉल का जो बेहतरीन फैसला दे सकता है वो लेग अंपायर दे सकता है, क्योंकि वो उस एंगल पे खड़ा होता है जहाँ पे वो देखता है कि गेंद कैसे आया है। और यहाँ पे जो बैट्समैन था वो पॉपिंग क्रीज से काफी आगे बढ़ के खेल रहा था, तो वहाँ पे ये जजमेंट करनी बड़ी मुश्किल थी। बहरहाल फिर भी अगर बैट्समैन ने एतराज किया था तो वो फिर थर्ड अंपायर को रिफर किया जा सकता था। हमारे कप्तान को भी तकाजा करना चाहिए था कि जी इसकी कैमरे का आप देखें वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें नहीं हुई, तो ये वहाँ खराबी है। अब मेरा ख्याल है आईसीसी को बाज़ाब्ता शिकायत करनी चाहिए पाकिस्तान को, ये सब स्टैंडर्ड अंपायरिंग थी। मेरे ख्याल से इसार साहब हम लोगों को ना ये शिकायत करनी चाहिए आईसीसी की जानिब से। सर ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं, आज चूंकि हमारा प्रोड्यूसर कह रहा है कि आप खान साहब से फिर हम इस पे बात चेयरमैन करेंगे। पीसीबी चौधरी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने उनकी जानिब से भी सेम वही बात की कि आईसीसी की जानिब से अब शिकायत कर देनी चाहिए क्योंकि हो गया है। हमारा वक्त चूंकि ख़त्म हो गया है, प्रोड्यूसर साहिबा हमारी बार बार कही चली जा रही हैं, बस क्लोजिंग कर दें, क्लोजिंग कर दें। एग्जैक्टली 20 सेकंड रह गए, तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।